आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस को। अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रैजिक कॉमेडी है। ध्यान बनाए रखना, मैंने क्या कहा, एक ट्रैजिक कॉमेडी है। ठीक है, आयोग ने भी इसको ट्रैजिक कॉमेडी माना है। कई जगह आपको कॉमेडी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ क्रिटिक इसको ट्रैजिक कॉमेडी मानते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस में से इनका गिना जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। इसका फुल टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी ऑफ फाइव एक्ट, और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, जीव ऑफ वेनिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। इस प्ले को लिखा गया वो बिटवीन 1596 से 1597 के बीच में, 1596 टू 1597 के बीच में इसको लिखा गया। अच्छा, जब इसको लिखा गया होगा उसी समय साथियों इसे स्टेज पर परफॉर्म भी किया गया होगा। तो स्टेज पर परफॉर्मिंग डेट भी इसकी 1596 टू 97 है। अगर हम स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको रजिस्टर होने की डेट की पता करें तो 22 जुलाई 1598 में इसको स्टेशनर्स रजिस्टर में इसको रजिस्टर किया गया। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पहली बार ये प्रिंटेड कब हुआ, अगर हम प्रिंटेड होने की बात करते हैं तो देखो सबसे चीज़ ध्यान बनाए रखना कि 1600 में इसको पहली बार क्वार्टो फॉर्म में इसको प्रिंटेड किया गया। तो फर्स्ट पब्लिश्ड या फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो फॉर्म तब 1600 यानी कि 1600 में। लेटर इट वाज इंक्लूडेड, और इसके बाद इसको इंक्लूडेड किया गया, जोड़ा गया इनके फर्स्ट फोलियो में, जो कि 1623 में आया था। ठीक है, 1623 यानी कि फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड किया गया। फर्स्ट फोलियो में इनके 37 प्ले में से 36 प्लेज को जोड़ा गया था, पेरिकल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। सेटिंग की बात करते हैं कि इसका सेटिंग कहाँ है इस प्ले का, तो वेनिस, बेलमोंट और इटली में इसका सेटिंग दिखाया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में पार्टली इन वेनिस एंड पार्टली एट बेलमोंट भी देखने को मिलेगा। देखो वेनिस में कौन होता है, बेसानियो और एंटोनियो की स्टोरी चलती है, और बेलमोंट में किसकी कहानी चलती है, पोर्सिया की कहानी चलती है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, वेनिस और बेलमोंट दोनों की कहानी, दोनों जगह की सेटिंग इसमें दिखाई जाती है। जॉनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी की परीक्षा में इसका जॉनर पूछा जा चुका है, और आयोग ने इसको क्या माना है, ट्रैजिक कॉमेडी माना है। तो आपको भी कॉमेडी ना मान करके क्या मानोगे, ट्रैजिक कॉमेडी है ये। ठीक है, अब ये ट्रैजिक कॉमेडी क्या होता है, ऐसा नाटक जिसमें सुखांत और दुखांत दोनों बातें हों, यानी कि सुखांत भी हो और दुखांत भी हो। ट्रैजिक कॉमेडी का मिक्सर भी ट्रैजिक कॉमेडी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके सोर्स को अच्छे से देख लो, आखिर इसका सोर्स क्या है। सोर्स की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर मार्लोव का जीव ऑफ माल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही सोर्स पूछा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लोव का जो जीव ऑफ माल्टा है वो इसका सोर्स है। इसके अन्य सोर्स भी हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। एक तो दूसरा सोर्स है द फर्स्ट स्टोरी ऑफ फोर्थ डे। देख, फोर्थ डे की पहली स्टोरी जो है सेकेंड पेकेनरोन जियोवेनी की। ठीक है, और तीसरा जो है वो फाउंटेन ऑफ फेम 1580। ये एक बुक का नाम है जिसको एंथनी मुंडे के द्वारा लिखा गया। तो एंथनी मुंडे की दी फाउंटेन ऑफ फेम, ये भी इसका तीसरा सोर्स है। इसके बाद गेस्टर रेमोन रम जी, ये एक बुक का नाम ही मिला है, इसके राइटर का नाम नहीं मिला, तो ये फोर्थ इसका सोर्स है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो क्रिस्टोफर मार्लोव का जीव ऑफ माल्टा ऑप्शन में दिया होगा, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। कभी कभी आपको पेकोनरोन जियोवेनी की पेकोनरोन ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये तो की फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं।
अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन है, ड्यूका बेनिस। एक ड्यूका बेनिस दिखाया जाता है। इसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको और दिख रहे हैं, द प्रिंस ऑफ एरागन और द प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये जो द प्रिंस ऑफ एरागन और द प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होते हैं वो सूटर्स टू पोर्सिया होते हैं, यानी कि पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति। यहाँ पर सूटर का मतलब होगा शादी करने के इच्छुक व्यक्ति। एक्चुअली होता क्या है, पोर्सिया के पिता जो हैं वो 3 कैस्केट रख जाते हैं और जो कोई भी उनमें से एक सही कैस्केट का चुनाव करेगा उसी के साथ पोर्सिया की शादी कर दी जाएगी, ऐसी शर्त के साथ। तो ये जो प्रिंस ऑफ एरागन और प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं वो इसी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के नाम याद बनाए रखना, प्रिंस ऑफ एरागन और प्रिंस ऑफ मोरक्को। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एंटोनियो, जो एंटोनियो है वो वेनिस का व्यापारी है, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस दिखाया जाता है और इसी के नाम पर इस प्ले का नाम भी विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस रखा है। तो ठीक है, एंटोनियो ध्यान बनाए रखना। बासानियो जो है वो हिज फ्रेंड, उसका दोस्त दिखाया जाता है और ये भी शादी करने का इच्छुक व्यक्ति है, किससे, पोर्सिया से। और बाद में ये पोर्सिया से शादी कर भी लेता है अंततः, यानी कि बासानियो और पोर्सिया दोनों पति पत्नी बन जाते हैं लास्ट में। और ये एंटोनियो बासानियो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। नेक्स्ट, इन चारों के नाम आसानी से पढ़ लो, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। पहला सेलेनियो, दूसरा सेलेरिनो, तीसरा ग्रेसियानो और चौथा सेलेरियो। देखो ये 3 नाम आपको एक जैसे बिल्कुल दिखेंगे, कहीं कोई डिफरेंस, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेलेनियो, सेलेरिनो, सेलेरियो, ठीक है, और ये ग्रेसियानो है। ये चारों जो हैं वो एंटोनियो और बासानियो के दोस्त दिखाए जाते हैं, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपको लोरेंजो को देखने को मिलेगा। लोरेंजो ये वही इंसान है, वही व्यक्ति है जो जेसिका से प्यार करता है। अब ये जेसिका कौन है, तो ये जो साइलॉक है ना, वो साइलॉक की बेटी जेसिका दिखाई जाती है। और साइलॉक वो कौन से धर्म को मानता है, ज्यू, यानी कि यहूदी धर्म का है। इधर एंटोनियो जो है वो कौन से धर्म का है, एंटोनियो की अगर हम बात करें तो ये क्रिश्चियन धर्म को मानता है, यानी कि ये ईसाई है। और ये ज्यू धर्म को मानता है, यानी कि ये यहूदी है, ठीक है। और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, कौन, साइलॉक, किससे, एंटोनियो से। इसके बाद अगर हम तो आपको, और जो ये जो लोरेंजो है वो इसी साइलॉक की बेटी जेसिका से क्या करता है, प्यार करता है और भाग करके ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है। साइलॉक की अगर हम बात करें तो ये रिच ज्यू दिखाया जाता है, एक बहुत ही धनी यहूदी होता है। साइलॉक का एक दोस्त भी है और जिसका नाम है टूबल। टूबल जो है वो एक ज्यू होता है और जो कि साइलॉक का मित्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक का मित्र कौन होता है तो आप टूबल का नाम लोगे। और साइलॉक के यहाँ एक नौकर है, नौकरी करता है, क्लाउन है, उसका नाम है लॉन्सलॉट गोबो। क्या नाम है भाई, लॉन्सलॉट गोबो। एक क्लाउन जोकर दिखाया जाता है। और सर्वेंट टू साइलॉक, साइलॉक का ये नौकर है, साइलॉक के यहाँ ये क्या करता है, नौकरी करता है, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी हो गई। इसके बाद ओल्ड गोबो जो है वो लॉन्सलॉट गोबो का पिता दिखाया जाता है। एक चीज़ और बता दें, बाद में ये जो है जो लॉन्सलॉट गोबो है वो साइलॉक के यहाँ से नौकरी छोड़ करके किसके यहाँ नौकरी कर लेता है, जा करके बैसानियों के यहाँ, ठीक है। ओल्ड गोबो वो लॉन्सलॉट गोबो का पिता दिखाया जाता है। इसके बाद लियोनार्डो, लियोनार्डो कौन है, ये बासानियों का सर्वेंट है। कौन है, बासानियों का सर्वेंट। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर और हैं आपके सामने, ये दोनों ही नौकर हैं, स्टेफेनो और बाल्थाजर। क्या नाम है इनका, स्टेफेनो और बाल्थाजर। ये जो दिखाए जाते हैं वो पोर्सिया के नौकर दिखाए जाते हैं, किसके, पोर्सिया के। पोर्सिया जो है यहाँ पे एक रिच आयर्स, एक बहुत धनी उत्तराधिकारी दिखाई जाती है, कहाँ की, बेलमोंट की। कहाँ की, बेलमोंट की। और पोर्सिया की जो नौकरानी है, पोर्सिया की नौकरानी कौन दिखाई जाती है, नरेसा। और नरेसा जो है ये बेटिंग मैड होती है, यानी कि बेटिंग मैड का मतलब होता है
देखभाल करने वाली, किसकी? केयर टेकर, किसकी? पोर्सिया की, नौकरानी कह सकते हो। और इसके बाद जेसिका की बात करें, ये जेसिका कौन है? तो डॉटर टू साइलॉक, साइलॉक की डॉटर है। और ये किसके साथ भाग करके शादी कर लेती है? तो ये जो भाग करके शादी करती है किसके साथ? लोरेंजो के साथ। किसके साथ? लोरेंजो। मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किया है, कहाँ? यहाँ पे लोरेंजो के साथ ये भाग करके शादी करती है। यहाँ पर मैं बता दूं, ग्रेसियानो जो है वो किसके साथ शादी करता है? तो जो पोर्सिया की नौकरानी है नेरेसा, इसके साथ शादी करता है। ठीक है, कौन? ग्रेसियानो। तो यहाँ पर अगर हम वुमेन कैरेक्टर की बात करें भाई, तो यहाँ पर 3 वुमेन कैरेक्टर हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पोर्सिया वुमेन कैरेक्टर है, पोर्सिया की नौकरानी नेरेसा ये वुमेन कैरेक्टर है, और इसके बाद शार्लॉक की बेटी जेसिका जो है वो भी। तो टोटल इस प्ले में 3 वुमेन कैरेक्टर हैं। अच्छा, 3 ही शादियां होती हैं, किसकी किसकी? मैं बता दूं, बासानियों की शादी होती है पोर्सिया के साथ, नरेसा की शादी होती है ग्रेसियानो के साथ, और लोरेंजो की शादी होती है जेसिका के साथ। विशेष ध्यान बनाए रखना इसका। ठीक है, इसका जो सीन दिखाया जाता है वो सीन कहाँ का दिखाया जाता है? पार्टली एट वेनिस, पार्टली एट बेलमोंट। शुरुआत की जो कहानी होती है जहाँ पे एंटोनियो और बासानियो की दिखाई जाती है वो वेनिस में दिखाई जाती है। इसके बाद जो रिंग सेरेमनी या जो आपका स्वयंवर रचाया जाता है वो कहाँ? बेलमोंट, क्योंकि पोर्सिया जो है वो बेलमोंट की उत्तराधिकारी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक बार कैरेक्टर को बड़े ध्यान से देख लो, फिर से मैं बहुत तेज़ी से रिपीट करूँगा। ड्यूका बेनिस है, प्रिंस ऑफ मोरक्को और एरोगान है, ये सूटस टू पोर्सिया, पोर्सिया से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं। एंटोनियो बेनिस का व्यापारी दिखाया जाता है, बसानियो एंटोनियो का दोस्त है, और पोर्सिया का हस्बैंड यानी कि शूटर है। इसके बाद सेलेनियोस, सेलेरिनो, सेलेरियोस, ग्रेसियानो, ये सभी एंटोनियो और बासानियो के दोस्त हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोरेंजो जो है वो जेसिका से प्यार करता है, जेसिका का प्रेमी लोरेंजो है, और ये भाग करके शादी करते हैं। जेसिका अपने घर से भाग जाती है और अपने साथ बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी रुपया पैसा जो भी मिलता है सब साथ ले जाती है। शार्लॉक जो है वो एक रिच मैन है, यानी कि एक यूदी है, और एक रिच मैन दिखाया जाता है। लॉस लॉन्ट गोबो इसी के यहाँ काम करने वाला एक क्लाउन है, शार्लॉक का नौकर है। ओल्ड गोबो लॉस लॉन्ट गोबो का पिता दिखाया जाता है। पहले ओल्ड गोबो शार्लॉक के यहाँ काम करता था, इसके बाद उसका बेटा वहाँ पर काम करने लगता है। लियोनार्डो जो है वो बासानियों का नौकर दिखाया जाता है। अगर हम बात करें बाल्थाजर और स्टेपनो की, तो ये पोर्सिया के नौकर होते हैं। अच्छा, पोर्सिया जब एंटोनियो को कोर्ट में बचाने के लिए जाती है, भेष धारण करती है वकील का, तो वो अपना क्या नाम रख लेती है? बाल्थाजर ही नाम रखती है। ठीक है, और इसका एक भाई होता है पेडुआ में जिसका नाम होता है बेलेरिनो। ठीक है, वो इसकी मदद करता है किसमें? इसी वकालत वाले काम में। ठीक है, पोर्सिया एक रिच लेडी है, आयर्स उत्तराधिकारी है इन बेलमोंट में। नेरेसा पोर्सिया की बेटिंग मेड है, सेविका है। जेसिका डॉटर टू शार्लॉक, और लवर ऑफ लोरेंजो, लोरेंजो की प्रेमिका है। सब चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, की फैक्ट पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो समरी है, उस समरी को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे इस मर्चेंट ऑफ वेनिस की हिंदी समरी को। अगर हम इसके हिंदी समरी की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें एंटोनियो, बासानियो, पोर्सिया, शार्लॉक और जेसिका, सेलेरिनो, सेलेनियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते चलेंगे, और बाकी हमने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, एंटोनियो की जब हम प्ले को एकदम शुरुआत करते हैं तो प्ले के शुरुआत में ही एंटोनियो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पाया जाता है। यानी कि एंटोनियो नाटक की शुरुआत में वेनिस की एक गली में होता है, जहां वेनिस का एक व्यापारी एंटोनियो अपने मित्रों के समक्ष अपने दुख का वर्णन करता है। उसके बहुत सारे दोस्त वहां पर खड़े हुए होते हैं उनके सामने। वो कहता है, एक दोस्त पूछ लेता है, यार तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? तो एंटोनियो जवाब देता है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ, मैं मलंकली मूड में हमेशा क्यों घूमता रहता हूँ, इसके बारे में मैं खुद ही नहीं जानता। परंतु उन्हें स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता कि वह दुखी क्यों है। उसके मित्र सेलोरिनो
सेलेरिनो और सेलेनियो उसके दुख का कारण व्यापारिक निवेश बताते हैं। बोले यार हो सकता है हमारे दोस्त को कहीं व्यापार में, जो मसालों का व्यापार होता था, कहीं उसमें उसको हो सकता है घाटा हो गया हो, क्यों परेशान कर रहा है, छोड़ उसे, क्योंकि समुद्र में उसके कई जहाज चल रहे हैं। लेकिन एंटोनियो इन सभी कारणों को नकार देता है। बोले यार क्या तुम भी उन चीज़ों को लेकर के बैठे रहते हो, वो कोई भी कारण नहीं है। यहाँ तक कि बेसानियो भी एंटोनियो को चिंतित देख करके अनुमान लगाता है कि उसके मन में कौन सी या बहुत सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। बासानियो एवं उसकी रहस्यमयी तीर्थ यात्रा के बारे में हम बता देते हैं। एंटोनियो बेसानियो से उसकी रहस्यमयी यात्रा के बारे में पूछता है कि भाई चुपके चुपके तुम किसी से मिलने जाते हो, वो महिला कौन है, वो उस महिला का क्या नाम है जिससे तुम मिलने जाते हो। तो बासानियो उसे पोर्सिया के बारे में बताता है कि वह बेलमोंट की एक जो है उत्तराधिकारी है, बेलमोंट की एक राजकुमारी है, प्रिंसेस है, मैं उसी महिला से चुपके चुपके मिलने जाता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, खूब मिलो भैया। जो अपने लिए योग्य पति की तलाश में है। बेसानियो उसके लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, ऐसा वो अपने मन में हीन भावना लेकर के आता है। लेकिन बेसानियो एक रणनीति बनाता है जिससे वह एंटोनियो के लिए, और रणनीति क्या होता है, वो कहता है एंटोनियो से कि आप हमें कुछ 3000 डुकेट्स को क्या करो, उधार दे दो। कितने? 3000 डुकेट्स वो क्या करता है, उधार मांगता है। और अपने अन्य कर्जों को जिससे कि एंटोनियो के द्वारा लिए गए धन और अपने अन्य कर्जों को चुका सके, इसीलिए वो किससे, पोर्सिया से भी शादी करना चाहता है। कौन? यही ध्यान बनाए रखना। तो अब ये लोग कहाँ चले जाएंगे, वेनिस में चले जाएंगे। यानी कि अब एंटोनियो से और अधिक धन की मांग करता है जिससे कि वह पोर्सिया से विवाह कर सके। तो पोर्सिया से विवाह करने के लिए वह एंटोनियो से कितने, 3000 डुकेट्स की मांग करता है। ये डिजिट याद बनाए रखना, ठीक है, पूछी जा सकती है। जिससे कि वह पोर्सिया से विवाह कर सके और अपने सारे कर्जों को चुका सके। परंतु एंटोनियो के पास उस समय उतना धन नहीं होता है, इसलिए वह बेसानियो को दूसरे देनदारों से ब्याज पर धन उधार लेने का सलाह देता है, सजेशन देता है। कहता है यार ठीक है, अगर तुम्हें धन लेना ही है तो मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मैंने अपना सारा धन अभी जहाज़ों में लगा दिया है। ऐसा करो, तुम वेनिस में किसी और धनाढ्य व्यक्ति से 3000 डुकेट्स हमारी उस पर उधार ले लो और मैं उसको चुकता कर दूंगा जब हमारे जहाज़ समुद्र में से वापस आ जाएंगे। तो वेनिस में इतना व्यापारी, इसके बाद अगर कोई दूसरा बड़ा व्यापारी है तो वो साइलॉक है। लेकिन साइलॉक जब भी धन उधार देता है तो लोगों से उसका बहुत अधिक पैसा, यानी कि धन पर बहुत अधिक ब्याज वसूलता है। इसको लेकर के बासानियो उससे गुस्सा भी हो जाता है और बासानियो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा धन पर ब्याज क्यों वसूलते हो। तो बासानियो कहता है ठीक है एंटोनियो, मैं तुम्हें 90 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए पूरे पैसे उधार दे दूंगा, ठीक है। और 90 दिन के 90 दिन में अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे दिल के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लूँगा। तो इस तरीके से ये यहीं पर कहानी थोड़ी सी एंड होती है और फिर सीन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। सीन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बेलमोंट में। अब बेलमोंट में कौन दिखाया जाता है, पोर्सिया दिखाई जाती है और उसके पिता की एक बिल, एक टेस्टामेंट, एक वसीयत करके चले गए हैं क्योंकि उसके पोर्सिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है। बेलमोंट में पोर्सिया नरेशा को अपने जीवन की निरस्ता के बारे में बताती है। वह अपने जीवन से खुश नहीं है, वह अपने पिता की वसीयत से बंधी हुई है और आज़ाद नहीं है। वह ना तो अपने पति को चुन सकती है और ना ही योग्य व्यक्ति को नकार सकती है। यहाँ पर जो पोर्सिया है ना, वो पोर्सिया अपनी मेड सर्वेंट होती है जिसका नाम नरेशा होती है, उससे अपने दिल की बातें कर रही है कि यार मैं दुखी क्यों रहती हूँ, परेशान क्यों रहती हूँ, मुझे तो अपने खुद की इच्छा के अनुसार अपना पति भी चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। काश ऐसा होता, मुझे तो अपने पिता की इच्छा के अनुसार, पिता ने एक बिल यहाँ पर स्थापित कर दिए, एक वसीयत करके छोड़ गए हैं जिसके अनुसार हमको विवाह करना है, शादी करना है, स्वयंवर रचाना है। तो जिस तरीके से जो भी हमको स्वयंवर में जीत करके ले जाएगा मैं उसी की रानी बन जाऊंगी, ऐसा पोर्सिया कहती है। किससे? अपनी मेड सर्वेंट नरेशा से, ठीक है। कौन कहती है?
पोर्सिया, और पोर्सिया किसके अनुसार शादी करेगी? अपने पिता की वसीयत के अनुसार। उसके पिता की वसीयत के अनुसार योग्य व्यक्ति को सोने चांदी और तांबे के संदूकों में से किसी एक को चुनना है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि उसके पिता यहाँ पर एक चीज़ छोड़ करके चले गए, 3 कैस्केट छोड़ करके चले गए। एक कैस्केट जो है वो गोल्ड का बना हुआ है, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का बना हुआ है, यानी कि लीड का बना हुआ है। तो यहाँ पे सोने चांदी तांबे में से जो भी सही कैस्केट का चुनाव करेगा पोर्सिया को उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब पोर्सिया अपने सभी योग्य व्यक्तियों की कमियां देख करके उनकी आलोचना करती है तब नरिसा उसे बासानियों के बारे में याद दिलाती है और पोर्सिया सोचती है कि बासानियों उसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति है, सुंदर भी है, स्मार्ट भी है और टैलेंटेड भी है। और मन ही मन में पोर्सिया ध्यान लगाती है कि काश मेरी बासानियों से ही शादी कर दी जाए। अब होता क्या है आगे, इसी तरीके से शार्लॉक के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, यानी कि अब बेलमोंट से सीन फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वेनिस में। ये 2 जगह इसकी सीन चलती रहती है, इस प्ले की सेटिंग भी 2 ही जगह चलती रहती है, या तो वेनिस में चलती है या फिर बेलमोंट में चलती है। तो अब फिर से हम शार्लॉक के साथ मुलाकात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको जो बासानियों है ना, बासानियों को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए और स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि पोर्सिया के यहाँ जाने के लिए उसे अच्छे कपड़ों की आवश्यकता है, इसीलिए उसे 3000 डुकेट्स की ज़रूरत है। अब वो 3000 डुकेट्स पहले तो अपने दोस्त से मांगने एंटोनियो के पास जाता है, लेकिन एंटोनियो कह देता है यार हमने अभी अभी अपने सारे पैसे तो जहाज़ में लगा दिए, इसलिए मेरे पास नहीं है, तू किसी और से ले ले। तो अब ये किसके पास जाएगा मुलाकात करने के लिए? क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर कोई दे सकता है वेनिस के अंदर तो वो है शार्लॉक। तो बासानियों शार्लॉक के पास जाता है और उससे 3 माह के लिए, यानी कि 90 दिनों के लिए उससे 3000 डुकेट्स उधार मांगता है। शार्लॉक उधार के लिए राजी हो जाता है, परंतु एंटोनियो से बात करना चाहता है। वह एंटोनियो से घृणा करता है। वो ये कहता है, क्योंकि एंटोनियो उससे कहता है कि तुम इतनी महंगी ब्याज दरों पर पैसा क्यों उधार देते हो? तो वो कहता है ठीक है, तुमको हम 90 दिनों के लिए वैसे कोई पैसा नहीं लूँगा, ब्याज का वैसे दे दूँगा। अब यहाँ पे वो घृणा क्यों करता है, लेकिन वो क्या करता है कि अगर 90 दिनों में तुमने हमारे पैसे वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे दिल के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लूँगा। इससे शार्लॉक की एंटोनियो के प्रति घृणा का पता चलता है कि शार्लॉक कितनी घृणा करता है एंटोनियो से। और घृणा करने के उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि एंटोनियो एक ईसाई है, एक क्रिश्चियन है, और जो शार्लॉक है वो एक ज्यू है, यहूदी है, इसलिए वह एक ये भी कारण है कि शार्लॉक एंटोनियो से घृणा करता है। और दूसरा कारण ये है कि जो एंटोनियो है ना, वो किसी भी ज़रूरतमंद की मदद बिना ब्याज की पैसे उधार दे देता है, यानी कि जब भी उसकी मदद करता है पैसों से तो उसके बदले में कोई ब्याज नहीं लेता। तो आप ही सोच करके देखो, व्यक्ति किसके पास पैसे उधार लेने जाएगा? यानी कि जो सूद पर पैसे उधार देगा उसके पास जाएगा, या जो फ्री में ही दे देगा उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग थे ज़्यादातर वो एंटोनियो से मदद मांगने के लिए पहुँच जाते थे। इससे शार्लॉक का जो बिजनेस था वो चौपट होने लगा, यानी कि क्योंकि ये अधिक सूद पर पैसों लोगों को पैसे उधार दिया करता था। तो दूसरा कारण ये भी था उससे जेलसी करने का कि अगर तुम लोगों की मदद ना करो तो सभी लोग मेरे पास आएंगे और मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। एंटोनियो कहता है कि वह अपने मित्र को धन नहीं दे पा रहा है और इसलिए उससे धन मांगना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, क्योंकि मैं अपना सारा धन जहाज़ों में लगा चुका हूँ, बिजनेस में लगा चुका हूँ। अगर वह अपना वादा पूरा नहीं करता तो वह शार्लॉक उसे दंड दे सकता है। अतः दोनों के मध्य एक बॉन्ड पर साइन किया जाता है। यदि एंटोनियो 3 माह में उसका पैसा नहीं चुका पाता है तो शार्लॉक एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट सकता है। मोरक्को के राजकुमार और पोर्सिया का हाथ मांगना। अब ये कहानी फिर से इसका सीन जो है शिफ्ट हो जाता है। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं वो पोर्सिया का हाथ मांगने के लिए बेलमोंट पहुंच जाते हैं। अब जो प्रिंस ऑफ मोरक्को की अगर हम बात करें, स्वयं को योग्य व्यक्ति समझते हुए मोरक्को के राजकुमार बहुत दिखावे के साथ आता है और अपने आप को सबसे योग्य व्यक्ति घोषित करता है।
वह पोर्सिया को उसके काले रंग के कारण नकारने से मना कर देता है। वो ये भी कहता है मोरक्को के राजकुमार, अरे पोर्सिया तुम मुझे मेरा काला रंग होने के कारण मना नहीं करना। ठीक है, तो पोर्सिया जवाब क्या देती है, पोर्सिया का रिप्लाई क्या होता है भाई, कि पोर्सिया के राजकुमार से कहती है, मोरक्को के राजकुमार से, कि उसे उसका पति बनने का निष्पक्ष मौका मिलेगा, चिंता ना करो। तुम ये जो 3 कैस्केट रखे हैं गोल्ड, सिल्वर और लीड का, इनमें से किसी एक राइट कैस्केट का चुनाव करो। अगर तुमने राइट कैस्केट का चुनाव किया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्वतंत्र रूप से अपने पति को चुनने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जो भी हमें इस स्वयंवर में जीत करके ले जाएगा मैं उसी की रानी बन जाऊंगी। कौन कहता है, पोर्सिया कहता है, और मैं उसी की पत्नी बन जाऊंगी और वो मेरा पति बन जाएगा। यदि वह सही संदूक को नहीं चुनता है तो वह कभी भी उससे विवाह के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन राजकुमार यह सुनकर भी अडिग है और वह अपने भाग्य को आजमाता है। इसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, फिर से हम लोग सीन में कहाँ आ जाएंगे, वेनिस में आ जाएंगे। और वेनिस में जो लॉसलॉन्ट गोबो है, लॉसलॉन्ट गोबो के द्वारा साइलॉक के यहाँ नौकरी त्यागने का निर्णय कर लेता है। लॉसलॉन्ट गोबो कहता है कि मैं अब साइलॉक तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़ करके मैं किसके यहाँ नौकरी करूँगा, जा करके बैसानियों के पास। इसीलिए लॉसलॉन्ट गोबो स्वयं से बात करते हुए साइलॉक के यहाँ सेवा में रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए ऐसा सोचता रहता है। लेकिन वो अंततः डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मैं इनके यहाँ से नौकरी छोड़ करके चला जाऊँगा और बासानियों के यहाँ नौकरी कर लूँगा जाके। तो बैसानियों बेलमोंट जाने से पहले अपने सभी मित्रों को बुलाता है, आमंत्रित करता है, बोले सब लोग आ जाओ भाई, और हम सब लोग एक वहाँ बेलमोंट निकलने से पहले पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे बढ़िया सा। तो लॉसलॉन्ट गोबो उसके पास आते हैं और बासानियों से उसे अपने नौकर के रूप में रखने के लिए आग्रह करते हैं। लॉसलॉन्ट गोबो बासानियों से कहता है, बासानियों भाई हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। तो बासानियों उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख भी लेता है क्योंकि वह जानता है कि लॉसलॉन्ट साइलॉक के लिए काम करता है, परंतु लॉसलॉन्ट उसे बताता है कि साइलॉक ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह उसकी नौकरी छोड़ रहा है। बैसानियो उसे अपनी सेवा में रख लेता है। यहाँ पर तक कि जो जेसिका होती है, जेसिका के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, साइलॉक की ही पुत्री होती है जो लोरेंजो के साथ में भाग करके शादी कर लेती है। वो अपनी पुत्री को भी खुश नहीं, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा अगर साइलॉक को लगाव है ना, वो कैसे है, पैसे से है, कि पैसा ही सब कुछ है। साइलॉक की पुत्री जेसिका लॉसलैंड को कि जब साइलॉक की पुत्री जो जेसिका होती है और उसके यहाँ जो नौकर लॉसलॉन्ट गोबो काम कर रहा होता है, जब वो वहाँ से नौकरी छोड़ करके जाने लगता है तो उसकी पुत्री बहुत दुखी होती है। दुखी होते हुए वो कहती है लॉसलॉन्ट गोबो से, यार जाते जाते तुम मेरा एक काम करते जाओ, क्योंकि मेरे लिए भी ये घर किसी नर्क से कम नहीं है। विदा लेते समय जेसिका लॉसलॉन्ट को बैसानियों के मित्र लोरेंजो के लिए एक पत्र देती है, क्योंकि जेसिका का लवर कौन है, लोरेंजो है, और वो उसे एक पत्र लिख करके देती है। पत्र में पूरे भाग जाने की प्लानिंग लिखी होती है। जेसिका अफसोस जताती है कि वह साइलॉक की पुत्री है, और वह ये भी अफसोस जताती है पत्र में कि मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म लगती है कि मैं साइलॉक की पुत्री हूँ। वह लोरेंजो के साथ घर छोड़ करके भाग जाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है और अपने यूदी यानी कि ज्यू रिलीजन को चेंज कर, डैट मीन्स अपने धर्म को परिवर्तित करके क्रिश्चियन ईसाई बनना चाहती है। इतना क्लियर है। अब क्या होता है, बैसानियों का यानी कि जो डिनर पार्टी है वो चलने वाली होती है बैसानियों की। तो ये जो सीन है ना वो ओपन होता है ग्रेसियानो, लोरेंजो, सैलेरिनो और सैलेनियो से। एक गली में मुलाकात से शुरू होता है जहां बैसानियों को के रात्रि भोज समारोह पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वे सोचते हैं कि समारोह में पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए हैं, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम नहीं किए हैं। वे महसूस करते हैं कि समारोह को विशेष बनाने के लिए, अगर आप इस पार्टी को बहुत शानदार और स्पेशल बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हें किसको बुलाना चाहिए यानी कि एक ग्रुप को बुलाना चाहिए। अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाना चाहिए, ठीक है, जिससे समारोह अच्छी तरीके से क्या होगा, प्रज्वलित होगा। यानी कि दे शुड हैव हायर्ड टॉर्च बेरर्स, उन्हें टॉर्च बेरर्स को हायर करना चाहिए, सो डैट दी
पार्टी इज वेल लिट, जिससे पार्टी बहुत बेहतर तरीके से हो। तो यहाँ पर उसके दोस्त क्या सलाह देते हैं, तुमको किसको हायर करना चाहिए, टॉर्च बेरर को। अब जेसिका एवं लोरेंजो की कहानी देख लीजिएगा, इधर उनका प्लान चल रहा होता है, योजना चल रही होती है, पार्टी भी चल रही है। तो इसी बीच लॉस लॉन्टगोबो लोरेंजो को जेसिका का पत्र देता है, क्योंकि लोरेंजो इस समय पार्टी में ही है। उसी बीच लॉस लॉन्टगोबो उसका पत्र लेकर के जेसिका का आ जाता है और लोरेंजो लॉस लॉन्ट को जेसिका को ये बताने के लिए कहता है। इधर लोरेंजो कहता है जाओ लॉस लॉन्ट और जेसिका को बता देना कि वह उसे धोखा नहीं देगा, वह उसको लेने आएगा, जरूर आएगा। वह अपने साथियों को जेसिका के साथ भाग जाने की पूरी योजना, बोले बिल्कुल आज रात तैयार रहें, मैं किसी न किसी में समय आ जाऊंगा। और जो भी जितने भी लोरेंजो के दोस्त होते हैं सभी दोस्तों को वो इकट्ठा करता है और सभी दोस्तों को अपनी पूरी योजना बता देता है। वह कहता है कि जेसिका उसकी टॉर्च बेरर है, पथ प्रदर्शक बन सकती है। टॉर्च बेरर कौन कहता है यहाँ पे, लोरेंजो कहता है। किससे कहता है, जेसिका से, कि जेसिका उसकी टॉर्च बेरर यानी कि पथ प्रदर्शक बन सकती है। वह एक सामानवाही नौकर की तरह परिधान धारण करेगी और उसने कहा कि वह सामान ढोने वाली एक नौकर की तरह जो है अपना रूप धारण करेगी, यानी कि एक लड़का बन के, लड़की नहीं लड़के के भेष में आएगी और इससे और उनका पथ प्रदर्शन करेगी। डैट मीन्स टॉर्च बेरर बनेगी वो हमारी, और इस तरीके से हम दोनों को भागती हुई कोई देख भी नहीं पाएगा, पहचान भी नहीं पाएगा। सालाक को इस बात के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। सालाक बासानियों, क्योंकि सालाक को बासानियों के द्वारा उस डिनर पार्टी समारोह में बुलाया जाता है, पर वह बाहरी मन से जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन अपने पूर्वाभास से, पूर्वानुमान से वह कुछ बुरा ना हो इसलिए जेसिका को अच्छे से घर को ताला लगाने और सुरक्षा करने के लिए कहता है। जैसे ही सालाक को पता चलता है कि बासानियों का जो डिनर पार्टी है एक जो है नकली प्रोग्राम है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका होती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। वह जेसिका को फूहड़ ईसाइयों से दूर रहने और किसी भी कीमत पर उनकी आवाज़ को भी घर में आने या उसे घर से बाहर ना जाने का निर्देश देता है। देखो उसने पूरी तरीके से जेसिका पे कंट्रोल कर रखा है और उसने कहा ये जितने भी गोमक्कड़ प्रवृत्ति के, ठीक है, घूमने वाले ईसाई लड़के हैं इनसे दूर रहा करो और उनकी आवाज़ भी अपने घर में मत आने दो, यानी कि खिड़की से तुम्हें झांकने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी खिड़कियों को बंद करके रखा करो और बाहर तो तुम्हें बिल्कुल जाना ही नहीं है। इसी उपरांत लॉस लॉन्ट लोरेंजो का संदेश जेसिका तक पहुंचा देता है कि वह समारोह की भीड़ को ध्यान से देखती रहे, उसका साथी उसको वहीं मिलेगा। अब क्या होता है, दावत का रद्द होना, लेकिन दावत रद्द हो जाती है। लोरेंजो अपने यानी कि अब वो कैंसिलेशन ऑफ फीस से मतलब दावत ख़त्म हो गई, दावत एंजॉय हो गई, अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लोरेंजो अपने मित्रों से देर से आने के लिए क्षमा मांगता है। वह जेसिका को बुलाता है और जेसिका लोरेंजो का धन की पोटली तथा अन्य ज़रूरी वस्तुएं देती है, क्योंकि जो जेसिका है ना, जब वो अपने पिता सालाक के घर से भागती है तो सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ बटोर लाती है, सब कुछ अपने साथ लेकर के भागती है और वो सारा धन ले जा करके किसको, जिसका लोरेंजो को दे देती है। और बाद में देखो क्या होता है। इसके उपरांत एंटोनियो ग्रेसियानो को बताने आता है कि बासानियों की दावत निरस्त कर दी गई है, यानी कि बासानियों अब दावत जो है वो फिनिश हो गई है बासानियों की, और ये एक छद्म समारोह नहीं होगा उसे, और बासानियों को आज रात ही बेलमोंट के लिए रवाना होना होगा। कौन, अब बेलमोंट कौन कौन जा रहे हैं, ग्रेसियानो और बासानियों, ये दोनों कहाँ जाएंगे, बेलमोंट। तो बेलमोंट जाने वाले दो लोग हैं, ध्यान बनाए रखिएगा कौन कौन अभी जा रहा है, अभी बासानियों जा रहा है और उसके साथ ग्रेसियानो जा रहा है। राजकुमार द्वारा संदूकों का निरीक्षण किया जाता है।
तो दो राजकुमार आते हैं, दोनों राजकुमार अलग अलग तरीके के कैस्केड का चुनाव करते हैं, लेकिन वो सही कैस्केड का चुनाव नहीं कर पाते। एक प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं और दूसरे प्रिंस ऑफ एरोगान होते हैं। मोरक्को के राजकुमार तीनों संदूकों को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। सही संदूक को चुनने के लिए उन पर लिखी गई एक बहुत ही प्यारी सी लाइन उसके ऊपर लिखी होती है। वह सोचता है कि ताबे का जो संदूक पोर्सिया के साथ के लिए अत्यधिक तुच्छ है। पोर्सिया कितनी सुंदर, पोर्सिया की तस्वीर और सुंदर होगी। तो जब पोर्सिया की सुंदर तस्वीर किसी सुंदर चीज़ में रखी होगी तो वो तीनों कैस्केट में से जो सबसे सुंदर होता है सोने का, गोल्ड का, उसी का चुनाव करता है। यानी कि सोने एवं चांदी के संदूकों के मध्य वह विचार करता है। चांदी सोने की तुलना में कम मूल्यवान है, इसलिए पोर्सिया के पिता ने पोर्सिया के लिए कम मूल्यवान वस्तु को नहीं रखा होगा। अतः वह अंत में सोने के संदूक को चुनता है, यानी कि गोल्ड कैस्केट को चुनता है। लेकिन वह उस संदूक में पोर्सिया की छायाचित्र के स्थान पर एक खोपड़ी को पाता है। एक मानव की खोपड़ी निकलती है। क्या निकलती है? मानव की खोपड़ी निकलती है और महसूस करता है कि उसने गलत संदूक को चुन लिया है, यानी कि ही है चूजन दी रॉन्ग कैस्केट। ठीक है, तो क्या निकली? स्कल निकली है इसमें, यानी कि स्कल का मतलब होता है मानव की खोपड़ी। मानव की खोपड़ी इसमें निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कैस्केट के ऊपर कि ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे से यानी कि आकर्षित होता है वो धोखे का शिकार होता है। कभी कभी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं, जो होती हैं वो दिखती नहीं। यानी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। और हर सुंदर दिखने वाली चीज़ सुंदर नहीं होती। अब शार्लॉक का उसकी पुत्री के भाग जाने से नाराज़ होना। इधर तो उसकी पुत्री जेसिका जो है वो भाग गई है लोरेंजो के साथ में। अब शार्लॉक को पता लगता है कि उसकी पुत्री लोरेंजो के साथ भाग गई। तो देखो, और भाग गई तो इसका इतना ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन वो अपने साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा ये सब ले गई है, इसका उसे बहुत ज़्यादा दुख है। छाती पीट पीट करके वो गलियों में रो रहा है। ठीक है, किसके लिए? लड़की के लिए नहीं, अपने धन के लिए। इस दृश्य में वेनिस की एक गली में जहाँ सेलेनियो को बताता है कि बासानियो ग्रेटिनो के साथ यात्रा पर निकल चुका है। बासानियो ग्रेसियानो के साथ यात्रा पर निकल चुका है, वो बेलमोंट पहुंचने वाले होंगे। लोरेंजो उस जहाज़ पर नहीं है। शार्लॉक को अपनी पुत्री के घर भाग जाने की खबर मिलने पर वह बासानियो के जहाज़ की पड़ताल करना चाहता है। सेलेरिनो से विचार विमर्श करता है। ये सभी उसके दोस्त हैं बासानियो और एंटोनियो के, कि किस प्रकार शार्लॉक बासानियो पर क्रोधित हो रहा है। एंटोनियो राजा को बताता है कि लोरेंजो और जेसिका बासानियो के जहाज़ पर नहीं हैं, परंतु यह बात शार्लॉक को सांत्वना देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेलेनियो का एंटोनियो के लिए चिंता करना। अब एंटोनियो और बासानियो के जो दो, वैसे तो इनके दोस्तों की 6-7 दोस्त हैं, यहाँ पर 2 दोस्तों की बात हो रही है, एक सेलेरिनो और सेलेनियो की। चिंतित होना। सेलेनियो एंटोनियो के लिए शार्लॉक का क्रोध देखकर चिंता करते हैं। उन्हें डर है शार्लॉक एंटोनियो को जेसिका के भाग जाने का दोषी ठहरा सकता है। सेलेनियो से एक फ्रेंच व्यक्ति से अपनी बातचीत के बारे में बताता है। फ्रेंच व्यक्ति ने सेलेरिनो को बताया था कि कुछ जहाज़ फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य संकरे समुद्र में तहस नहस हो गए हैं। वे आशा करते हैं कि वे जहाज़ एंटोनियो के ना हों और एंटोनियो को ये बात बताना चाहते हैं। वे जानते हुए कि एंटोनियो बहुत संवेदनशील है, वे अपने व्यापार की बात उसे बहुत सावधानी पूर्वक बताना चाहते हैं। कौन? उनके दोस्त। कौन? सेलेरिनो और सेलेनियो।
ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। एरागॉन के राजकुमार की प्रतिज्ञा लेना देखो। अब इधर थोड़ा सा फिर से सीन बेलमोंट में पहुंचता है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ एरागॉन दिखाए जाते हैं। एरागॉन के जो राजकुमार होते हैं वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक ओथ लेते हैं। क्या ओथ लेते हैं? इससे पहले कि एरागॉन के राजकुमार तीनों कैस्केट, जो 3 कैस्केट होते हैं, उनका अच्छे से एग्जामिन करें, निरीक्षण करें, देखें या सिलेक्शन करें, चुनाव करें, तो उन्होंने तीनों शर्तों को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा ली है। पहली प्रतिज्ञा के अनुसार अगर वह असफल हो जाते हैं तो वह कभी भी किसी से ये जिक्र नहीं करेंगे कि उन्होंने कौन सा संदूक चुना है। पहली प्रतिज्ञा क्या थी? ध्यान बनाए रखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर वो राइट कैस्केट को चूज करने में असफल हो जाते हैं तो ही विल नेवर लेट एनीवन नो विच कैस्केट ही चूज। वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि उन्होंने कौन सा कैस्केट चुना है। और दूसरी प्रतिज्ञा उनकी ये थी, सेकेंड ओथ इस बात के लिए ली थी उन्होंने कि असफल होने पर उन्हें आजीवन अविवाहित रहना पड़ेगा। अगर मैं एक राइट कैस्केट का चुनाव नहीं कर पाता हूं तो मैं पूरे जीवन भर अविवाहित रहूंगा, किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा अगर हम बात करें कि अगर वह असफल होता है तो उन्हें उसी समय वहां से भाग जाना पड़ेगा, यानी कि मैं उसी समय यहाँ ये बेलमोंट नामक जगह को छोड़ करके चला जाऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं एरागॉन के राजकुमार ने ली थी। एरागॉन के राजकुमार का तीनों संदूकों का अच्छे से एग्जामिन करना, जो प्रिंस ऑफ एरागॉन होते हैं वो एग्जामिन करते हैं 3 कैस्केट को। वो 3 कैस्केट में देखेगा, जब एग्जामिन किया तो चांदी वाले संदूक जिस पर गुड़ हकदार जैसी चीज़ें लिखी थीं, उसने अपना भाग्य आजमाया। तो इसका मतलब प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड कैस्केट को चुना और प्रिंस ऑफ एरागॉन ने सिल्वर कैस्केट को चुना। संदूक खोलने पर उसे एक आँख का टिमटिमाता हुआ मूर्ख मिला। अपने वादे को पूरा करते हुए वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, आगे एक फूल के मिलता है। शाइलॉक का बदला लेने की योजना। अब इधर फिर से सीन, अभी तक तो बेलमोंट में चल रहा था प्रिंस ऑफ एरागॉन और मोरक्को का, अब हम फिर से बेलमोंट वापस आएंगे। इधर शाइलॉक जो है वो बदला लेना चाहता है, उसके बदला लेने की योजना बनाता है। जब सेलेनियो एंटोनियो की बुरी किस्मत की चर्चा कर रहे थे तभी शाइलॉक अंदर आया और अपनी बेटी के भागने के लिए उन दोनों को भी सहयोगी माना। बोले, बेटा तुमने भी हमारी बेटी को भगाने में मदद की है। किससे कहते हैं? सेलेरिनो और सेलेनियो से। शाइलॉक ने अपने बुरे इरादे जाहिर करते हुए घोषणा की, यदि वह एंटोनियो से बदला लेगा तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस जरूर निकालेगा। अब ट्यूबल कौन होता है? ट्यूबल कंफर्म करता है द न्यूज ऑफ एंटोनियोज लॉस। ये कोई और नहीं होता है बल्कि शाइलॉक का एक ज्यू फ्रेंड होता है, ये भी यहूदी होता है। तो ट्यूबल के द्वारा एंटोनियो को हुए नुकसान की पुष्टि करता है। बोले, सही में अब उसके जहाज डूब गए। अब एंटोनियो जो है वो जो तुमसे रुपया उधार लिया ना 3000 डुकेट्स, 90 दिन की जिनकी मियाद है, 90 दिन में जिसको वापस करना है वो अब वापस नहीं कर पाएगा। चिंता ना करो, उसके सभी जहाज जो हैं वो समुद्र में डूब गए। टेंशन ना लो, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा उससे बदला लेने का। और तभी उसके दिल के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लेना, और जैसे ही मांस निकालोगे वैसे ही वो मर लेगा। शाइलॉक का नौकर ट्यूबेल अंदर आता है और उसे बताता है कि जेसिका ने एक ही रात में बहुत सारा धन खर्च कर दिया है। इससे शाइलॉक की परेशानी और बढ़ जाती है, पर ट्यूबल के द्वारा दूसरी खबर सुनाने पर शाइलॉक को थोड़ी राहत मिलती है। ट्यूबल उसे बताता है एंटोनियो के सारे जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं और उसे बहुत भारी नुकसान हुआ है। बासानियों द्वारा अपनी पसंद तय करना। इधर जो एंटोनियो का फास्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त होता है बासानियो, उसके द्वारा अपनी चॉइस बताया जाना। देखो, जब बासानियो अपनी पसंद तय कर रहा था तो पोर्सिया के पटाक्षेप में संगीत बजाने का आदेश दिया ताकि वह बासानियों की हकीकत और दिखावे में अंतर बता सके। इसलिए
सोने के संदूक को नकार दिया और उसे बाहरी दिखावा करार दिया कि हमने क्या बताया, सोने के संदूक को ये नहीं छूता है, कौन, बासानियों, और इसे बाहरी दिखावा करार दिया। उसी प्रकार चांदी वाले संदूक को नकारते हुए उसने इसे एक सामान्य सी अभिलाषा करार दिया। अंततः उसे ने तांबे से बना एक जो है कैस्केट को चुना, जो बिल्कुल आकर्षक ना था, जिसमें किसी तरीके की कोई लुभावनी चीज़ें नहीं थीं। बासानियों के संदूक चुनने पर दोनों का जश्न मनाना। जब बासानियों एक राइट कैस्केट को चुन लेता है तो इधर पोर्सिया के मन में भी दो लड्डू फूट जाते हैं, क्योंकि पोर्सिया भी चाहती है कि मेरी शादी जो है वो बासानियों से ही हो जाए, और ऐसा हो जाता है। वो राइट कैस्केट का चुनाव कर लेती है, इससे वो दोनों खूब अच्छे से खुश होते हैं। जैसे ही बासानियों ने तांबे वाला संदूक खोला, पोर्सिया की भावनाओं का एक लंबे भाषण में पोर्सिया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बासानियों को अपना पति बताया। उधर दूसरी तरफ इतनी खुशी मिलने पर बासानियों लगभग निशब्द सा हो गया था। एंटोनियो की चिट्ठी देखो। जब प्रेमी युगल खुशी मना रहे थे तभी लोरेंजो, जेसिका और सेलेरिनो, तीन का नाम फिर से लिया हमने। लोरेंजो, जेसिका और सेलेरिनो का आगमन होता है। सेलेरिनो बासानियों को एंटोनियो की चिट्ठी देता है, जिसे पढ़ते हुए उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बासानियों पोर्सिया को ये बताता है कि वह अपने एक मित्र के ऋणी हैं तथा उसका वह मित्र उसकी वजह से अपने दुश्मन साइलॉक का ऋणी है। पत्र में एंटोनियो ने बासानियों को लिखा है कि उसकी मृत्यु से पहले वह उससे एक बार ज़रूर मिले। इधर वो अपनी उधर रिंग एंगेजमेंट में हैप्पी होते हैं, इधर साइलॉक जो है वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने के लिए कोर्ट में केस दर्ज कर देता है। तो यहाँ पर फिर एंटोनियो क्या करता है, चिट्ठी लिखता है, किसके लिए, अपने दोस्त बासानियों के लिए। अब यहाँ पे दो प्रेमी युगल हो गए, एक बासानियों और पोर्सिया, और दूसरा इधर लोरेंजो और जेसिका पहुँच गए हैं, और इधर एक और ग्रेसियानो और उसकी जो पोर्सिया की जो मेड सर्वेंट है उसकी भी शादी उसी के साथ। तो 3 पेयर टोटल बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अब क्या होता है कि दुष्ट साइलॉक जो होता है ना, वो बासानियों को एंटोनियो को हुए नुकसान का पता लग गया तो वह हैरान रह गया। सेलेरिनोस ने बासानियों को बताया कि साइलॉक अब पैसे नहीं लेगा, क्योंकि तय वक्त समाप्त हो चुका है, वह केवल बदला लेना चाहता है। पोर्सिया द्वारा बासानियों की सहायता करना। यहाँ पे पोर्सिया हेल्प करती है टू बासानियों। बासानियों की दयनीय दशा को देखकर पोर्सिया सहायता की पेशकश करती है। बासानियों के मित्र की सहायता हेतु वह कोई भी कीमत चुकाने की बात करती है। उसने बासानियों को ये भी कहा कि शादी होने के तुरंत बाद वह अपने मित्र से मिलने जा सकता है, यानी कि रिंग एंगेजमेंट होने या शादी होने के तुरंत बाद। एंटोनियोज बेग्स फॉर मर्सी, एंटोनियो द्वारा दया याचना करना। एंटोनियो को जेलर जेल से बाहर लाता है और साइलॉक से मिलवाता है। उसने साइलॉक से क्षमा याचना की। साइलॉक सब कुछ अनसुना कर देता है और अपनी शर्त को पूरा करने की जिद पर अड़ा रहता है। साइलॉक बदला लेना चाहता है। वह साइलॉक से कई बार प्रार्थना करता है कि वह उस पर दया दिखाए, पर उसके अनसुना करने पर भी वह उसके आगे उससे बात नहीं करता। पोर्सिया की योजना, उधर पोर्सिया जो बेलमोंट में है वो योजना बनाती है यार। पोर्सिया इच्छा जताती है कि जब तक उसके पति वापस ना आ जाएं उसे और नरेसा को एक आश्रम में रहने की इजाज़त दी जाए। इसी बीच उसने लोरेंजो तथा जेसिका को अपने घरेलू काम की जिम्मेदारी दे दी है। वही लोरेंजो, जेसिका तो साइलॉक की पुत्री है। लोरेंजो के साथ भाग करके शादी कर लिया। अब ये भी कहाँ बेलमोंट में पहुंच जाते हैं। तो जो पोर्सिया है ना, वो जो है इनको जिम्मेदारी अपने घर की दे करके वो तो आश्रम में रहने के लिए चली जाती हैं। लोरेंजो और जेसिका को अलविदा करने के बाद पोर्सिया ने अपने भरोसेमंद नौकर बाल्थाजर को एक पत्र दिया और वह पत्र उसे उसके चचेरे भाई को देने के लिए कहा। चचेरा भाई बेलेरिनो था उसका, जो कि पेडुआ में एक बहुत अच्छा वकील था।
उसने अपने नौकर से ये भी कहा कि जो कपड़े उसे दिए जाएं, वकील के भेष वाले कपड़े, उसे लेकर वापस आ जाए। पोर्सिया ने नरेसा से कहा कि उन दोनों को अपने पतियों के पहुंचने से पहले ही वेनिस पहुंचना होगा। वे लोग एक पुरुष के भेष में वहां जाएंगे क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना है। अब वहां पर कोर्ट का सीन नज़र आता है। जो कोर्ट का सीन है, अदालत का दृश्य है, वो देखो क्या है। दृश्य के आरंभ में ही राजा एंटोनियो से माफ़ी मांगता हुआ दिखाया जाता है और उससे कहता है कि उसे एक कड़ा और दुष्ट प्रतिपक्षी मिला है। वह सारे सबूत यहाँ पर सारे सबूत उसके खिलाफ हैं एंटोनियो के। दूसरी ओर एंटोनियो राजा को धन्यवाद करता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, भले ही वो असफल रहा हो। राजा द्वारा शार्लक को दया दिखाने की अपील करना। अब राजा खुद यहाँ पे शार्लक से कहता है कि तुम्हें एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। जैसे ही शार्लक अदालत में आया, राजा ने उससे एंटोनियो पर दया दिखाने की मांग की। राजा ने एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने के बजाय पैसे लेने को कहा। शार्लक इस जिद पर अड़ा रहा कि उसे पैसे नहीं बल्कि 1 पाउंड मांस ही चाहिए। शार्लक ने अपने लंबे भाषण में कहा कि उसे एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस किसी भी समुचित कारण से नहीं चाहिए, बल्कि बदला लेने के लिए चाहिए। मुझे इससे बदला लेना है। बासानियों ने शार्लक से एंटोनियो पर दया दिखाने की मांग की। उधर उसके दोस्त, जो एंटोनियो का दोस्त बासानियो है, उसने भी शार्लक से एंटोनियो पर दया दिखाने की मांग की और उसे 3000 डुकेट्स के बजाय 6000 डुकेट्स देने की पेशकश कर दी कि मैं तुम्हें जो भी मैंने धन उधार लिया उसका डबल दूंगा। इस प्रस्ताव को भी शार्लक ने ठुकरा दिया, बोले हमको तुम्हारे 6000 डुकेट्स नहीं चाहिए। तो एंटोनियो ने बासानियों से कहा कि एक भावहीन व्यक्ति ही प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं समझता। इसका मतलब तुम उससे जेलसी करते हो। पोर्सिया नैरिसा का अदालत में बदले हुए भेष में पोर्सिया ने अपने आप को वकील के रूप में बदल लिया, एक लॉयर का रूप धारण कर लिया है। और उसकी जो मेड सर्वेंट नैरिसा थी, उसने उसके क्लर्क यानी कि लिपिक के तौर पर अपना भेष बदल लिया है। तो ये एक वकील बना है, दूसरा क्लर्क बन गई है। ये दोनों ही अदालत में, कोर्ट में हाजिर होते हैं, पेश होते हैं। राजा एक डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम की देखरेख करेगा। डॉक्टर के ना आने की सूरत में राजा इस मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर देगा। इसी समय पोर्सिया, एक वकील, और नैरिसा उसकी सहयोगी लिपिक के रूप में अंदर आती हैं। वो पोर्सिया कोई और नहीं है बल्कि बालथाजर के रूप में अपना रूप धारण कर लेती है, रूप बदल लेती है अपने नौकर का, और नैरिसा क्लर्क का रूप रख लेती है। एक वकील के तौर पर शार्लक को झूठा समर्थन देने की पोर्सिया की पेशकश। अब देखो, पोर्सिया एज अ लॉयर एक्सटेंड करती है फॉल्स सपोर्ट टू शार्लक। पोर्सिया आखिरी बार शार्लक को दया दिखाने की मांग करती है और यहाँ पर ध्यान देखिएगा, पोर्सिया के द्वारा एक बहुत 14 लाइनों की स्पीच बोली जाती है, ठीक है, मर्सी करके, यानी कि दया दिखाने के लिए उस पर मर्सी के ऊपर एक बहुत अच्छा भाषण देती है, लेकिन उस भाषण का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। शार्लक जो है वो हर बार न्याय करने की बात दोहराता है। बासानियो उधार ली गई रकम को कई गुना ज़्यादा देने की बात करता है तथा एंटोनियो की जगह खुद को प्रस्तुत करने की भी बात करता है कि एंटोनियो का 1 पाउंड मांस ना निकाल करके तुम मेरे। यहाँ पे दोस्ती आपको नज़र आती है, इसलिए कह सकते हैं कि ना एंटोनियो धोखेबाज था ना बासानियो धोखेबाज था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड, बंधे हुए थे। फिर क्या हुआ कि पोर्सिया बासानियों को बताती है कि कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि इससे गलतियां होने की संभावना होती है, इसलिए या तो शार्लक दया दिखाए वरना शर्त पूरी की जाए। ये जानकर शार्लक खुश होता है। पोर्सिया का शार्लक को निराश करना। इसके बाद पोर्सिया अपनी वकालत वाले पॉइंट्स को आगे रखती है, यानी कि शार्लक जैसे ही अपना बदला पूरा करने के लिए उत्साहित हुआ, वैसे ही पोर्सिया ने उसे मुसीबत में डाल दिया। क्या मुसीबत में डाल दिया, सुनिएगा, बड़ा प्यारा पॉइंट है। उसने शार्लक से ये कहा कि वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ही निकाल सकता है, ना ज़्यादा ना ही कम। साथ ही ऐसा करने के दौरान एंटोनियो के शरीर से
रक्त की एक बूंद भी अगर गिरी, रक्त की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि शर्त के अनुसार वह केवल और केवल मान से ही निकाल सकता है। उसने ये भी कहा कि कानून किसी की भी मौत को स्वीकार नहीं करता, इसलिए शर्त के पूरा करने के दौरान एंटोनियो मरना नहीं चाहिए। शाइलॉक की उस मांग को भी नकार दिया गया जिसके अनुसार चिकित्सक की व्यवस्था की मांग की जा रही थी। उससे ये कहा कि एक चिकित्सा को यहाँ पर बुला लें। शाइलॉक ने कहा नहीं, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति को समझते हुए वह जाल में फंस गया। शाइलॉक ने बासानियों के पहले प्रस्ताव को मानने में दिलचस्पी दिखाई। पोर्सिया ने इसे भी नकार दिया। अब बासानियों कहने लगा ठीक है, आप हमें हमारे पैसे ही वापस कर दो, ठीक है, जितना पैसा देना चाहते अब हम। लेकिन पोर्सिया कहती है अब ना तुम्हें पैसे मिलेंगे और बल्कि तुम्हारी पूरी संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, पोर्सिया इसे भी नकार देती है। उसने शाइलॉक से कहा कि अगर वह 1 पाउंड मांस निकालने में नाकामयाब हुआ तो उसे मौत की सज़ा होगी और उसकी सारी संपत्ति राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अब क्या होता है, शाइलॉक बेग्स मर्सी, शाइलॉक दया की भीख मांगने लगता है इतने में, ठीक है। अब दया की भीख मांगने की बारी शाइलॉक की थी। राजा ने उसे स्वीकृति दी कि यदि उस पर दया तभी दिखाई जाएगी जब वह अपनी आधी संपत्ति एंटोनियो को और बाकी आधी संपत्ति राज्य को दे देगा। ऐसा निर्णय किसका था, उस ड्यूक का था, ड्यूक ऑफ वेनिस का था। शाइलॉक चिंतित हो गया। उसने अदालत से दया की मांग की। एंटोनियो ने आधी संपत्ति शाइलॉक को ही वापस कर दी, पर उसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि शाइलॉक को एक ईसाई बन करके और दूसरी यानी कि अपने यहूदी धर्म को त्याग करके उसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना होगा, और दूसरी शर्त ये थी जब उसकी मृत्यु होगी तो वह अपनी सारी संपत्ति अपने बेटी और दामाद यानी कि बेटी व दामाद यानी कि जेसिका और लोरेंजो को दे देगा। शाइलॉक ने ये दोनों शर्तें मान लीं। एंटोनियो तथा बासानियों के द्वारा पोर्सिया को धन्यवाद देना। इसके बाद एंटोनियो कोर्ट से छूट जाता है और फिर क्या होता है, धन्यवाद दिया जाता है एंटोनियो और बासानियों के द्वारा। पोर्सिया को नहीं बल्कि बदले हुए भेष में, लॉयर के रूप में है, वकील के रूप में है, तो वकीलों को धन्यवाद देता है, लेकिन है वो पोर्सिया ही। एंटोनियो ने पोर्सिया के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, साथ ही बासानियों ने भी उसे धन्यवाद किया। जो ये नहीं जानता था कि बालथाजर ही पोर्सिया है, बालथाजर ही पोर्सिया है। बासानियों ने पोर्सिया को अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कोई चिन्ह प्रदान करना चाहता है। यानी बासानियों चाहता है कि तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई है, जो करो वो मांग लो, हम तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हैं। पोर्सिया ने एंटोनियो से उसके दस्ताने व बासानियों से उसके शादी की अंगूठी मांगी। तो वो वकील के भेष में थी। बोले अच्छा, अगर तुम खुश होकर के कुछ देना ही चाहते हो तो एंटोनियो भाई तुम अपने दस्ताने मुझे दे दो, और बासानियों से कहा कि ये तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है ना, रिंग, वो रिंग निकाल करके हमको दे दो। पर किसी शुल्क की मांग नहीं की और बोले पैसा हमको एक भी नहीं चाहिए, 2 चीज़ें दे दो। बासानियों ने पोर्सिया की अंगूठी के अलावा कुछ और मांगने को कहा। बासानियों उसे देने में थोड़ी आनाकानी कर रहा था। बोले ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांगो। जिस पर वह नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। तो एंटोनियो से समझाता है कि यार दे दो, कोई नहीं, उसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई, बाकी पोर्सिया को बेलमोंट में चल करके हम लोग मना ही लेंगे। अब यहाँ पे रिंग सीन आता है, ठीक है, रिंग वाला अंगूठी का दृश्य आता है। तो वेनिस की एक गली में बासानियों ने पोर्सिया को शादी की एक अंगूठी दी जो उसने मांगी थी। साथ ही साथ उसने पोर्सिया को खाने पर भी आने का आमंत्रित किया। पोर्सिया ने अंगूठी ले ली पर खाने पर आने से मना कर दिया। अब क्या होता है कि इस पर नरेसा ने पोर्सिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि वह कोशिश करेगी कि वह भी ग्रेसियानो से शादी की अंगूठी प्राप्त कर ले। तुमने अपने पति से ले ली, मैं अपने पति से ले लेता हूँ।
इसी तरीके से हमारा लव मीटर भी चेक हो जाएगा कि ये हमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो चेक करने वाली फितरत नहीं जाती, यहाँ पर फिर से एक फितरत का पता लगा कि चेक करना। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर अपने प्यार को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे द्वारा दी गई चीज़ें ये सेफ रख पाते हैं, सुरक्षित रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि ये उनकी रिंग एंगेजमेंट थी और रिंग एंगेजमेंट जो होती है ना वो प्यार का पहला तोहफा होता है जो लड़का लड़की को देता है और लड़की लड़के को देती है, जिसे हम रिंग एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और वहीं से उनके एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। इस पर नेरिसा ने पोर्सिया के कानों में कि तुमने तो बासानियों से रिंग ले ली, अब लगे हाथों मैं भी ग्रीसियानों से शादी की अंगूठी प्राप्त कर लेती हूँ। जब उन दोनों के पति घर वापस आएंगे तो वे लोग अपने पतियों से उस अंगूठी के बारे में पूछ करके मज़े लेंगे कि हमने जो रिंग एंगेजमेंट आपको दी थी वो कहाँ है। और जब ये कहेंगे कि वो तो हमारे पास नहीं है, देखते हैं क्या बहाना बनाते हैं। पोर्सिया और नेरिसा का गुस्सा देखो, यहाँ पर बढ़िया नाटक चल रहा है एकदम। पोर्सिया तथा नरेसा अब बेलमोंट आ चुकी हैं। अगले दिन एंटोनियो, बासानियो, ग्रेसियानो और अन्य दूसरे लोग भी वापस आ चुके हैं। पोर्सिया ने बहुत गर्मजोशी के साथ एंटोनियो का स्वागत किया। पोर्सिया ने ध्यान से देखा कि बासानियो और ग्रेसियानो के पास उनकी शादी की अंगूठी नहीं थी। बासानियो क्योंकि ये तो जानती थी वो अंगूठी ये खुद ही ले आई। बेसानियो और ग्रेसियानो ने उन सभी परिस्थितियों का जिक्र किया जिनमें उन्होंने अपनी अंगूठी खो दी थी, ताकि उनकी गुस्साई हुई पत्नियां शांत हो जाएं। यानी कि लेकिन उन्होंने सच बताया कि किस किस परिस्थिति में हमने वो अंगूठी गंवा दी। पोर्सिया द्वारा राज उजागर करना। इसके बाद जो पोर्सिया रिवील कर देती है सीक्रेट को, जो सीक्रेट होता है कि तो वो बता देती है अरे वकील के भेष में कोई और नहीं था, मैं ही तो थी, और क्लर्क के रूप में कोई और नहीं था, यही तो थी हमारी मेड। तो बासानियों ने वादा किया कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार के वादे को नहीं तोड़ेंगे। उसने एंटोनियो की आत्मा को और इस बात के लिए साक्षी माना। इसके बाद पोर्सिया इस बात पर राजी हो गई और उसने शादी की अंगूठी एंटोनियो को दे दी और उसे बासानियों को देने के लिए कहा कि जाओ अपने दोस्त को दे दो जा करके। फिर भी बासानियों के हाथ में नहीं, एंटोनियो के हाथ में दी। जब बासानियों ने वह अंगूठी देखी तो उसे और ग्रेसियानो दोनों बड़ा आश्चर्य हुए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद पोर्सिया ने इस राज से पर्दा उठाया कि अदालत के अंदर वकील वह खुद थी और नेरिसा जो है वो एक क्लर्क के रूप में थी। नाटक का अंत इस बात से हुआ कि एंटोनियो ने तीनों जहाज सुरक्षित वापस आ गए हैं। फिर एक और अच्छी खबर आ जाती है कि एंटोनियो के जो तीनों जहाज समुद्र में कहीं खो गए थे वो अब पुनः वापस आ जाते हैं। नेरिसा ने शाइलॉक की वसीयत को जेसिका और लोरेंजो को सौंप दी है। सभी ने उस खुशहाल समय का आनंद लिया, यानी कि और ये प्ले जो है हैप्पी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी अगले प्ले में।